हाँ, हेलो नरेंद्र, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आ रही है ना? हाँ, हेलो पिंकी शिल्पा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आई थिंक इनका माइक क्लियर है ना आवाज़? हो हो. ओके ओके, ठीक है येतंय येतंय. ठीक है ठीक है, चालेल. नरेंद्र, आज ना अपने बैच में ये शिल्पा मैम भी रहेंगी, क्योंकि इनकी बैच हाँ। सेपरेट है, बट उनका आज का टाइमिंग जम नहीं रहा था, तो इसलिए आज कंपाइल किया दोनों का, है ना, कंबाइन. कल से सेपरेट ही रहेगा तुम्हारा यही टाइम, 10 बजे. ओके. ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन दिख रही है क्या? यस यस. ओके. दिख रही है। नरेंद्र, मुझे बताओ कि स्टॉक मार्केट के बारे में क्या क्या पता है आपको? मतलब अपना इक्विटी जैसे मार्केट, हम्म. एफ एन और ऑप्शन। ओके. तो शिल्पा मैम तो एकदम न्यूबी है, मीन्स इन्होंने कभी स्टॉक मार्केट में काम नहीं नाही किया. मला. हाँ, मीन्स यांचं डीमॅट अकाउंटसुद्धा नाही आहे. तो अपना जो कोर्स है, अपन ने वो जो कोर्स लॉन्च किए, ये है बिगनर टू एडवांस लेवल कोर्स. अपन ने उसका नाम ही ऐसा दिया है, तो ये बिगनर टू एडवांस लेवल कोर्स. उसमें जैसे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कवर करेंगे हम ना. व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट से बात कैसी करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करना है. सबसे पहले तो हम लोग ये पार्ट कवर करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है. अगर ये पार्ट हमने कवर कर दिया, उसके बाद जो आगे का टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत इजी जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पर भी आएंगे. तो ये जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, ओके, तो भले ही इसका नाम बेसिक है, बट ये कोर्स करने के बाद आप लोग कोई भी सेगमेंट हो, कोई भी, जैसे एफ एन ओ हो, ठीक है, एफ एन ओ मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस. ओके. फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो. ओके. उसके बाद इक्विटी मार्केट हो. उसके बाद कमोडिटीज़ हो. भले ही हमारा कोर्स कमोडिटीज़ वगैरह ट्रेड नहीं करता, लेकिन हमारे जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, वो हर सेक्टर में काम करेगा. कमोडिटीज़ हो, गोल्ड सिल्वर, करेंसीज हो, ठीक है, डॉलर रुपी, हर चीज़ में ये काम करेगा. तो यहाँ पे हम लोग ये जो देख रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग क्या है, उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, कब ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. और ये जो सेटअप्स है, 2 से 3 मैं ट्रेडिंग सेटअप्स दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, जिसको आप लोग इंट्राडे में इजीली यूज़ कर सकते हैं, है ना. क्विक स्कैल्पिंग सेटअप है कि एंट्री लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेटअप मिला है, हमने एंट्री लिए यहाँ पर, 2 4 5 मिनट में, 10 मिनट में एग्जिट, ठीक है, प्रॉफिट लेके, आइदर प्रॉफिट और लॉस लेके एग्जिट. तो ये इसमें पता चलेगा. डाउट सॉल्विंग सेशन, क्यू एन ए भी है, ठीक है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग ये करेंगे, लाइव ट्रेडिंग. ठीक है. लाइव ट्रेडिंग मीन्स, लाइव ट्रेडिंग में कुछ भी झूठ नहीं हो सकता, है ना. जो रहेगा सामने रहेगा. मैं मेरे सिस्टम पे ट्रेड करूँगा, तुम मेरे अपने सिस्टम पे ट्रेड करोगे, जो भी रहेगा आमने सामने रहेगा, है ना. लाइव लाइव ट्रेडिंग में कुछ भी छुपा नहीं सकते.
और ये 1-to-1 तो सेशन चलने ही वाले अपने, जैसे आज चल रहा है ना नरेंद्र, जैसे कल से अपना चलेगा वापस, जैसे बाकी लोगों का चल रहा है ना। तो हाँ, लेट्स से जैसे अभी 10,800 आप लोगों ने दिया है, ओके। ये 10,800 में पहले तो बेसिक्स आ गया, पूरा स्टॉक मार्केट कंप्लीट बेसिक। इसके बाद स्टॉक मार्केट का बेसिक पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी है। कंप्लीट बेसिक तो आ गया, बट भले ही मैंने कोर्स में सिर्फ दिया है कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ाऊँगा, बट मैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल भी पढ़ाऊँगा, थोड़ा हल्का एकदम लिटिल ग्लिम्स दूंगा, मैं हाईलाइट दूंगा फंडामेंटल के, फंडामेंटल एनालिसिस। ये फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे कि कोई स्टॉक है, ये बेस्ट स्टॉक कैसा है, इसको कैसे पता करें, ठीक है, ये सब कवर होगा इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में, है ना। तो ये जो मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस बता रहा हूँ, इसके बाद आगे जो मैं स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लाने वाला हूँ, है ना। जैसे कि नरेंद्र मैंने आपको कल बताया था, स्विंग ट्रेडिंग कोर्स मेरा आने वाला है ना, जल्दी आएगा। तब ये स्विंग ट्रेडिंग कोर्स आएगा, आपको मार्केट की फीस आप खुद देख के आए हो, आपको भी पता है कि बेसिक पढ़ाने के लिए 10-15 हज़ार रुपये लेते हैं, फंडामेंटल पढ़ाने के लिए 10-15 हज़ार रुपये लेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाने के लिए 10-15 हज़ार रुपये लेंगे, है ना। ऐसा कंप्लीट 30-40 हज़ार का कोर्स बनाते हैं। लेकिन अपना मोटो वो है ही नहीं, अपना मोटो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाए, इसलिए मैं ना हर महीने सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट ले रहा हूँ, और उनके भी 1-to-1 सेशन ले रहा हूँ, मीन्स 1 आवर के सेशन ले रहा हूँ मैं 5 लोगों के, 4 से 5 लोगों के एवरी मंथ, ओके। एंड बहुत से लोगों की डिमांड ये रहती है, जैसे कुछ हाउस वाइफ भी है जो कनेक्टेड है अपने साथ में, तो उनको भी 1-to-1 सेशन ही चाहिए, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर प्राइस क्या रहता है, कहाँ देखना है, शेयर यानी क्या, स्टॉक यानी क्या, एफ नाम ही उन्होंने पहली बार सुने हैं, इक्विटी, ये सब चीज़ें इसमें कवर होगी। तो इसमें मैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट दे रहा हूँ, फंडामेंटल, लिटिल फंडामेंटल, ना कंप्लीट फंडामेंटल नहीं समझना, बट उतना तो है जिससे आप, मैं आगे जो स्विंग ट्रेडिंग जो कोर्स लाऊंगा वो कर पाऊँगा। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में जो आगे लाने वाला हूँ, जिसको जैसे कि आपने स्टॉक लिए 2-3 महीना होल्ड किए, 5-6 महीना होल्ड किए और उसको बेचे, तो ये स्विंग ट्रेडिंग कोर्स भी आपको फ्री में रहेगा। एक बार जैसे नरेंद्र आपने 10,800 दे दिए मेरे को, है ना, नरेंद्र जी और शिल्पा जी ने जैसे मुझे 10,800 दे दिए, तो इसके बाद लाइफ टाइम फ्री मैं स्विंग ट्रेडिंग लाऊंगा, वो भी फ्री। आगे जाके अपनी टीम में से कोई क्रिप्टो वगैरह का भी कोर्स लाएगा, वो भी फ्री रहेगा। क्रिप्टो की तो अभी चल रही है बात, बट नॉट श्योर कि वो आएगा नहीं आएगा, बट हाँ अल्गो ट्रेडिंग के बारे में पता चलेगा कि अपन जैसे कोई काम में बिजी है और अपन को लगता है कि अपन अपने ट्रेड्स चलने चाहिए, तो आपके बिहाफ में अल्गो अपना काम करेगा, अल्गो आपके ट्रेड्स लेगा, अल्गो ट्रेडिंग चलते रहेगा। तो ये सब आएगा ये 10,800 में, ठीक है। एक बार जुड़ गए, अपना कोई मंथली रिन्यूअल प्लान नहीं है कि हर महीना रिन्यू करो, ठीक है। एक बार जुड़ गए या नहीं जुड़ गए, भले ही यहाँ पे मैंने दिया है कि कोर्स ड्यूरेशन 1 मंथ है ना, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि कोर्स ड्यूरेशन 1 मंथ है, बट ये 1 मंथ में सिर्फ हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भी किसी को डाउट रहेगा, उस किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा, तो हम लोग वापस एक सेशन लेंगे, जैसे अभी सेशन ले रहे, और वो सॉल्व हो जाएगा। ये 1 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट होगा, इससे पहले भी हो सकता है, 15-20 दिन में भी होगा, या फिर लेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल चॉइस कि उसको कैसा समझ में आ रहा है। कोर्स ख़त्म करने की कोई घाई नहीं है, मेरे को नए स्टूडेंट लेने की कोई घाई नहीं है, नहीं तो मैं 4-5 लोगों को अलग अलग 1-to-1 सेशन लेने से अच्छा मैं एक ही बार में 5 लोगों को बिठा के 5 घंटे का काम मैं 1 घंटे में करके दूसरे लोगों को भी पढ़ा सकता था, राइट। बट मैं ये इसके लिए कर रहा हूँ कि 1-to-1 हम लोग सेशन करेंगे, उसमें मज़ा आएगी, कुछ चीज़ें आपसे सीखने को मिलेगी, कुछ सेटअप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद ये कोर्स करने के बाद एक बात की गारंटी कि इंडिपेंडेंट ट्रेडर की जर्नी अपनी चालू हो जाएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ट्रेड करोगे आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, ये 3 से 6 महीने की प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे आप पहले थोड़ा कैपिटल डालोगे, जैसे मैं बताऊँगा कैसा कैसा कैपिटल डिप्लॉय करना है, जैसे 10,000 डाले, फिर 10,000 में कितने ट्रेड करना है,
डेली लॉस कितना लेना है, डेली प्रॉफिट कितना लेना है, ठीक है। फिर और 10, फिर और 10, ऐसे धीरे धीरे मैं डालूंगा। और ये जो 10,000 डालोगे उसके साथ जब आप ट्रेडिंग करोगे तो मेरे साथ में लाइव रहोगे, है ना। तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कब एग्जिट करना है, कहाँ ट्रेड करना है, 10,000 को प्रोटेक्ट कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं ना, क्रिकेट मैच हम लोग खेल रहे हैं, अगर हम लोग ग्राउंड पर उतरे ना, ग्राउंड पर हम लोग बैटिंग के लिए उतरे हैं, ठीक है, बैटिंग करने के लिए उतरे हैं, तो हमको ना स्टार्टिंग के तुमने 50 बॉल भी खेल लिए, 50 बॉल खेल लिए और तुमने सिर्फ 10 रन बनाए, 50 बॉल में 10 रन, ठीक है, फिर भी ये बेस्ट है, क्योंकि तुमने क्या बचाई है, विकेट। विकेट अपना बचा है तो हम लोग ये 10 रन को 100 भी कर सकते, 150 भी कर सकते, 200 भी कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है विकेट बचाना, ग्राउंड पर खड़े रहना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, ठीक है। आउट होने के बाद बैठे हैं स्टेडियम में, पोडियम में बैठे हैं, यार मैंने ऐसा करना चाहिए था, मैंने वैसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है विकेट बचाना। यहाँ पर मीन्स 50 बॉल्स यानी 50 ट्रेड, ठीक है, ऐसे रिलेट कर रहा हूँ मैं। 50 ट्रेड्स लिए, ठीक है, 50 ट्रेड्स में लेट से तुम्हारे पास 50,000 कैपिटल थी, ठीक है। ये डिपेंड ऑन द कैपिटल ना, 50,000 रह सकता है, 15,000 रह सकता है। तुमने 50 ट्रेड लिए, तुमने 50,000 कैपिटल थी, लेट से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, उसमें से तुमने 10 रन मारे, 10 रन मीन्स 10,000 लॉस किया, ठीक है। तुम्हारे पास बचे कितने, 40,000। ये 40,000 बचे मीन्स तुम्हारी विकेट बची है, विकेट बची है मीन्स तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा बचा है। तो ये 40,000 कब 50 जाएगा, 60 जाएगा, नो वन, किसी को नहीं पता, नो वन नोज, है ना। दिस 40K कैन टर्न अप टू 1 लाख ऑल्सो, और इट कैन टर्न अप टू 50K ऑल्सो। 50K आ गए तो अपन तो बैक टू अपने रन रेट पे आ गए ना, जो लेट से 6 का रन रेट चाहिए था अपन को, अपन तो बैक टू कॉस्ट पे आ गए, है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट पे आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम बचोगे कैसे, तुम्हें अपना कैपिटल बचाना कैसा है। कोई ग्रिड से काम नहीं होगा, कोई जल्दबाजी में काम नहीं होगा, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता और टेक्निकल एनालिसिस में स्टार्ट नहीं करता, एक भी ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, इच्छा हुई अपने हिसाब से ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये पार्ट ख़त्म होने दो, ये पार्ट ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊँगा। ये पार्ट तो जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे ये जैसे चालू होगा ना ये पार्ट, इसके बाद आप ट्रेड करना चालू कर सकते हो। मैं बता दूंगा कि अभी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर कुछ मैं सेटअप्स दूंगा, सबसे बेस्ट सेटअप ये है, ये 2 3 सेटअप है, कुछ कस्टमाइज एक सेटअप है मेरा, वो दूंगा। डाउट सॉल्विंग सेशन तो हमारे चलते ही रहेंगे, ओके। तो मुझे कोर्स ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं है, तो आपको भी कोर्स ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं रहनी चाहिए कि मुझे ये जल्दी 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 सिखा दो। जल्दी का काम बेकार का काम होता है, तो हम लोग आराम से सीखेंगे, बढ़िया। स्टॉक मार्केट कहीं भगे नहीं जा रहा, मैं भी कहीं भगे नहीं जा रहा, आप लोग भी कहीं नहीं जा रहे, साथ में रहेंगे, अच्छे से करेंगे, इजीली सिंपल वे में करेंगे, है ना, एकदम बेसिक बेसिक से करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा एकदम सिंपल से, स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, फिर स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, फिर स्टॉक क्या है, फिर प्राइमरी मार्केट क्या है, जो बोलते हैं ना हम लोग कि हाँ ये क्या है प्राइमरी मार्केट वगैरह में अपने समझ में नहीं आता, तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है ना, सिक्योरिटीज़ मार्केट बोलते हैं ना, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है, तो ये लोग, ये चीज़ हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ नरेंद्र, मैंने अभी तक जो बताया वो क्लियर है ना? हाँ ओके, तो एकदम मस्त कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कॉफ़ी वॉफ़ी लेके बैठ जाओ, हम लोग बढ़िया स्टार्ट करते हैं, ओके। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, और ये ऐसे बनाया है ना कि जो पहली बार आ रहा है ना
स्टॉक मार्केट ये नाम सुन रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ 8वीं 10वीं का भी 8 to 10 स्टैंडर्ड का भी लड़का उसको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इस तरीके से डिज़ाइन किया है। थोड़ा लेंदी लग सकता है, बोरिंग मेथड है, लेकिन बोरिंग मेथड ही सही रहती है, सबसे बढ़िया उसी से समझ में आता है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ। हाँ आ रही। ओके। तो स्टॉक मार्केट आर वेन्यूज, वेन्यूज बोले तो प्लेस, है ना, प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। आवाज़ आ रही है मेरी एकदम? ये लग रहा है मुझे। हेलो? हाँ, आ ये रही आ, है, आ रही आ है। रही आ रही है। है, आ रही, आ रही है। ओके 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 ओके। वेयर बायर एंड सेलर एक्सचेंज इक्विटी, ओके, इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज और कॉरपोरेशन, है ना, और कॉरपोरेशन। ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएगा, पीपीटी भी मिल जाएगा, जो मैं अभी मीन से डॉक्यूमेंट फाइल भी मिल जाएगी। ओके। तो अभी हाँ। स्टॉक मार्केट, इसको मैं शॉर्टकट में एसएम लिख रहा हूँ, अलाउज बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज़। अब ये सिक्योरिटीज़ क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। टू मीट, इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट। ओके। अब स्टॉक मार्केट क्या है? एक प्लेस है, एक वेन्यू है। स्टॉक मार्केट एक जगह है जिसको बोलते हैं ना हम लोग, प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर बायर्स भी आएगा, सेलर्स भी आएगा, और वो लोग इक्विटी शेयर्स या पब्लिक कंपोनेंट्स या कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इक्विटी शेयर्स, ये लोग एक्सचेंज करते हैं ना, बायर्स एंड सेलर्स। ओके। जहाँ एस एम, ये जो स्टॉक मार्केट अलाउज बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज टू मीट, इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट। मीट बोले तो एक दूसरे से इंटरैक्ट करना, बिड, जो बिड प्राइस चलती है, बिड आस्क स्प्रेड, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो सब इंटरैक्शन और ट्रांजैक्शन उनके बीच में चलता है। जैसे कि हमको पता है, हम लोग आजू बाजू हर जगह पे देखते हैं कि ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वर्ड बहुत सुनते हैं, है ना। अब जो रेती बेचता है वो भी ट्रेडिंग करता है, ठीक है, जो लोहा बेचता है वो भी ट्रेडिंग करता है, जो प्लाईवुड का काम करता है वो भी ट्रेडिंग करता है। तो वो क्या करता है, कहीं से तो माल खरीदता है, बाय करता है, और हम लोग उसके शॉप में जब जाते हैं तो वो सेल करता है। बाइंग एंड सेलिंग इज़ नथिंग बट एंड ट्रेडिंग, है ना, इतना सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स करते हैं, ठीक है, इक्विटीज़, ऑप्शंस, कमोडिटीज़, करेंसीज। तो एनीथिंग रिलेटेड टू बाइंग और सेलिंग इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी कनेक्ट होते हैं कॉमनली स्टॉक्स एक्सचेंज करने के लिए, है ना। अब स्टॉक मार्केट काम कैसे करते हैं, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो स्टॉक मार्केट काम कैसे क्या काम करते हैं, तो ये तो हमने देख लिया कि इक्विटी शेयर, स्टॉक मार्केट गिव्स शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट्स, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक शेयर है, 10 शेयर है, डजेंट मैटर। आप कोई भी, कितनी भी बड़ी कंपनी रहो, उसका एक शेयर भी अगर आप होल्ड करते हो तो आपको हर एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा, बड़े से बड़े डिसीजन आपको पूछे जाएंगे, है ना, आपको, आप वो मीटिंग का हिस्सा रहोगे। तो स्टॉक्स गिव्स शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट्स, ठीक है, एज वेल एज रेसिडुअल क्लेम ऑफ कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड्स, ठीक है। इंडिविजुअल, जैसे कि हम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल बोले तो म्यूचुअल फंड्स हो गया, एल हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए। अब ये जो मैं जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको आगे पता चलेंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल यानी हम लोग हो गए, हाँ, इंडिविजुअल यानी हम लोग हो गए, इंस्टीट्यूशनल मीन्स म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़े बड़े हेज फंड्स हो गए, एल हो गई, है ना। ये सब जो बड़े बड़े यूनिट है ये इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हो गए, इंटरनेशनल हो गए,
तो ये सब उसमें आता है. Individual and institutional investors come together on stock exchange to buy and sell shares in a public venue, है ना, in a public venue. ओके. अब ये बाय एंड सेल तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल भी कर सकते हैं. स्टॉक एक्सचेंज पर आते हैं एंड बाय एंड सेल करते हैं एट अ पब्लिक वेन्यू. बट अब ये स्टॉक प्राइस कैसे क्या डिसाइड होती है, सबसे इम्पोर्टेंट. ठीक है. शेयर प्राइजेस आर सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड एज बायर्स एंड सेलर्स प्लेस ऑर्डर, है ना. कोई भी चीज़ की प्राइस कैसे क्या डिसाइड हो जाती है, सप्लाई एंड डिमांड से. जितना ज़्यादा उसका डिमांड होगा उतनी महंगी उसकी प्राइस रहेंगी. जितना कम डिमांड होगा, जितना सप्लाई कम होगा, उतनी प्राइस कम रहेगी. जैसे कि अभी हमने रिसेंटली एग्जांपल देखा था टोमेटो का, है ना. पोटैटो का भी एग्जांपल देखा था. उनकी प्राइस बढ़ जाती है हमेशा, ओनियन की बढ़ जाती है ना, प्याज. अभी रिसेंट तो टमाटर का भी एग्जांपल था. कितना कर दिए थे, 200 समथिंग कर दिए. तो इसकी डिमांड ज़्यादा थी, है ना, प्राइस बढ़ गया था इसका. तो ये सेम शेयर प्राइजेस आर सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड एज बायर्स एंड सेलर्स प्लेस ऑर्डर. ओके, इतना तो क्लियर है. हाँ. ओके. अब हम लोग देखते हैं कि स्टॉक क्या है, व्हाट इज स्टॉक, है ना. नरेंद्र, आपको तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने तो इसके सॉफ्टवेयर्स भी, है ना, उसमें सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम किया ना, स्टॉक मार्केट के कैसे डेवलप करते हैं, क्या करते हैं. ओके. तो हम भी देखते हैं कि व्हाट इज स्टॉक. शिल्पा मैम, आपको समझ में आ रहा है ना. हाँ आ रहा है. ओके. अब क्या स्टॉक है. स्टॉक इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप in a company. और कॉरपोरेशन. ठीक है. अब ये स्टॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर्स ऑफ इक्विटी. नरेंद्र, जो अभी आपने जो वर्ड यूज़ किया था ना, इक्विटी, तो स्टॉक्स इज नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर्स और इक्विटी. ओनिंग. अब जैसे हमारे पास स्टॉक है, ओनिंग स्टॉक. हमारे पास ओनिंग स्टॉक मीन्स जैसे कि हमने कोई शेयर खरीद लिया, दैट अ शेयर होल्डर ओन्स अ स्लाइस ऑफ द कंपनी. एक छोटा सा हिस्सा है कंपनी का, छोटा सा हिस्सा हम लोग एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं. ठीक है. equal to the number of shares held as a proportion of the company's total outstanding shares. क्लियर है. क्या है स्टॉक, क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप. ये दिखाता है कि अपन ये कंपनी के ओनर है. लेट्स से रिलायंस है, जिसका भाव भी कुछ तो भी चल रहा है, 2400 समथिंग चल रहा है, 2450 2460 चल रहा है. इसका आपके पास एक भी शेयर है ना, एक शेयर, एक स्टॉक. ठीक है. एक तो क्या आप वो कंपनी की ओनरशिप होल्ड करते हो. ठीक है. वो कंपनी का एक छोटा सा स्लाइस है आपके पास में, है ना, ऑफ द कंपनी. इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड. स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, ध्यान मत देना. इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बट वो फास्ट लिखते लिखते हो जाता है ना. तो एक छोटा सा हिस्सा है ना, ओनरशिप हम लोग ओन करते हैं, एक स्मॉल स्लाइस, है ना. तो दिस इज नथिंग बिटन स्टॉक. ठीक है. अब ये स्टॉक ना कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं.
थ्री मेन एसेट्स, एसेट क्लासेस, ठीक है। जैसे कि एक तो हो गया स्टॉक और इक्विटीज़, स्टॉक और इक्विटीज़। दूसरा है फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ सच एज बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं ना, जिनके पास करोड्स ऑफ रुपीज़ होते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूँगा। जैसे कि यूएस के बॉन्ड्स होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यील्ड्स। तो हम लोग उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं जो फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, उन सब उनको कोई लेना देना नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। वो लोग क्या करते हैं, लेट से 15-20 करोड़ है, ठीक है। तो जैसे हमको बैंक में एफडी मिलती है ना, लेट से बैंक में हमको एफडी मिल रही है 10 करोड़ पे 6% मिल रही है, ठीक है। तो और ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तब यहाँ पे 10-10% रिटर्न मिलते लोगों को। और जब गवर्नमेंट को गरज होती है ना पैसे की बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपको 20-20% रिटर्न मिलता है। तो जिसके पास 10-20 करोड़ है ना, वो यहाँ पैसे डालने के बदले, फिक्स्ड इनकम बैंक में डालने के बदले, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा डालता है और 20% रिटर्न घर बैठे खाता है, कुछ नहीं करता। 20 करोड़ पकड़ता है, जितने भी पैसे करोड़ ऑफ रुपीज़ पकड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल देगा, अपना पैसा मस्त गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल देगा और एंजॉय करेगा। सिंपल फंडा है यार, मेरे पास करोड़ ऑफ रुपीज़ है, मेरे को बैंक सिर्फ 6% दे रही है, तो अगर मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 20% मिल रहा है तो मैं वहाँ डालूंगा पैसे। इतना सिंपल है। इट इज़ ऑल अबाउट मनी। सबको अपना पैसा बड़ा करना है, ग्रो करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट, सच एज गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है, जो अभी हमने जैसे बोला था ना, डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। इतना क्लियर है ना जो मैंने बताया? बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एकदम क्लियर है जो मैंने बताया अभी? हाँ हाँ क्लियर शिल्पा है। मैम आपको क्लियर है? नरेंद्र आपको? हाँ एक भी चीज़ ऐसी है क्या जो समझी नहीं? एक भी चीज़? ठीक है, समझा है। ठीक है ना? शिल्पा मैम आपको भी समझा है? हाँ हाँ ओके। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है ना, प्राइमरी मार्केट होते हैं, दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और दूसरा रहता है सेकेंडरी मार्केट। ओके। अब ये प्राइमरी मार्केट मीन्स क्या है? आईपीओ है ना। सेकेंडरी मार्केट मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो लेट्स से ये सिक्योरिटीज़ मार्केट है, इसके दो टाइप्स है, ठीक है। एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। ओके। प्राइमरी मार्केट में क्या आता है, जैसे आपको प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कंपनी आईपीओ लाती है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है ना, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट, ये कब आता है प्राइमरी मार्केट? ये मार्केट में लिस्ट होने के पहले, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के पहले कंपनी आईपीओ लाती है, वो आईपीओ में भी हम लोग डायरेक्ट पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में हम दो ज़रिए से पैसा लगा सकते, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एक होता है बीएसई, एक होता है एनएसई। बीएसई स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके। अभी आईपीओ, एक गोल्डन रूल हमेशा 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 याद रखना, नेवर एवर इन्वेस्ट इन एन आईपीओ, नेवर एवर इन्वेस्ट और पुट योर मनी इन एन आईपीओ। अब मैंने ये क्यों बोला कि अपना पैसा आईपीओ में क्यों नहीं लगाना? नेवर इन्वेस्ट योर मनी, नेवर एवर इन्वेस्ट योर मनी इन आईपीओ। अब ये मैंने क्यों बोला मैं बताता हूँ। आईपीओ है ना,
अब हम लोग कोई भी चीज़ अगर लेते हैं, लेट से कोई कार लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, व्हाट्सएवर इट में कंसर्न, घर लेंगे कार लेंगे, उसके बारे में हर चीज़ हम लोग पता करते हैं कि वो कैसा है। जैसे घर ले रहे तो एरिया कैसा है, कार ले रहे तो कंपनी कैसी है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी चल रही है, हम लोग ये सब चीज़ देखते हैं। ओके, तो आईपीओ में क्या होता है, हमको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। हम लोग क्या करते हैं, आईपीओ में लगा देते हो तो मार्केट में लिस्ट होने वाली, जब कोई भी चीज़ मार्केट में जब उतरती है उसके बाद ही हमको फीडबैक मिलते हैं। तो अब ये आईपीओ ना बेस्ड है होता है लक पर, लक, लक बोलो और लॉटरी सिस्टम बोलो, है ना। तो जहाँ पर ये लक एंड लॉटरी सिस्टम आता है ना, वहाँ पे अपना पैसा डालना ही नहीं, अपना पैसा डालना अपने नॉलेज के ऊपर, ठीक है। जहाँ लक और लॉटरी काम करे वहाँ पे अपना पैसा डालना ही नहीं। बहुत से लोगों आईपीओ में पैसा लगाते हैं। लेट से एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उसने आईपीओ लॉन्च किया है ना, उसने आईपीओ लॉन्च किया। लेट से उसने आईपीओ लॉन्च किया एट अ प्राइस ऑफ लेट से 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ पे उसका बैंड फुल हुआ, ठीक है। अब वो कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग वो कंपनी लेट से 800 रुपये पे लिस्ट हो गई। अब आपको तो आईपीओ लगा था, आपका तो डायरेक्ट 200 रुपये लॉस है, बराबर क्लियर, डायरेक्ट लॉस है। दूसरे दिन वो जा रही है 600, है ना, लॉस होते ही जा रहा है। तो अपन आईपीओ में क्यों डालते हैं, अपन को लगता है कि यार 1000 की चीज़ है, मार्केट में जाएगी 1200 जाएगी, 1500 पे लिस्ट होगी, मेरा उतना प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों भागना है इतने छोटे प्रॉफिट के पीछे। अगर वो चीज़ 1000 की है और 800 या फिर डायरेक्ट 500 पर लिस्ट हो गई तो तुम्हारा तो डायरेक्ट 500 रुपये का घाटा है। तो उसके पीछे क्यों जाना है, तुमको उससे अच्छा क्या करना है। ये कंपनी है एबीसी कंपनी, इसने आईपीओ लॉन्च की ना, 1000 पे लॉन्च की, लेट से वो 1100 पे लिस्ट हो गई, है ना, 1100 पे लिस्ट हो गई। दूसरे दिन वो 1200 पे जा रही है, मस्त है। इसका परफॉर्मेंस देख लो, एक वीक देख लो ये परफॉर्मेंस, ये कंपनी का, एबीसी कंपनी है, इसका मस्त देख लो, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कैसे ट्रेड कर रही है, क्या चल रहा है उसका प्राइस एक्शन क्या है। ये एक हफ्ते में आप कंपनी की भी स्टडी कर लो, है ना। उसके बाद 1000 की चीज़ है ना ये, आपको 1200 में भी मिल गई ना तो भी चलेगा। हम लोग 200 रुपये का स्टॉप लॉस डाल देंगे ना, 1200 में हमने लिए, 1000 रुपये में हम लोग ये कंपनी से निकल जाएंगे अगर ये कंपनी नीचे आती है तो। ये मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ ना, इसको ऐसे कंपलसरी नहीं पकड़ना कि 1200 की चीज़ें तो मैं 1000 पे निकलूँगा, मैं एक बता रहा हूँ एग्जांपल। तो इसमें हमारे कितने पैसे बच रहे हैं, अगर आईपीओ में डाले रहते 1000 की चीज़ कुछ भी हो सकता है, 500 भी जा सकती है, 300 भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होने देंगे, हमारे एक्सचेंज पर ट्रेड होने देंगे। 1000 की चीज़ 1200 हो गई, 1300 हो गई तो भी चलेगा, हम लोग तब ट्रेड करेंगे। हमारे हाथ में हमारा स्टॉप लॉस है, हमारे हाथ में क्या रहना चाहिए, अपना पैसा। हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी चीज़ में सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं ये जो मैं पैसा डाल रहा हूँ इसमें से मेरा लॉस कितना हुआ, कितना मैं लॉस ले सकता हूँ, ये सबसे पहले पता रहना चाहिए प्रॉफिट होने के पहले। प्रॉफिट इज सेकेंडरी, कैलकुलेटिंग लॉस इज प्राइमरी, ठीक है। इसलिए कभी भी नेवर एवर इन्वेस्ट इन एन आईपीओ। अब जैसे जो लोगों ने आईआरसीटीसी में आईपीओ, आईआरसीटीसी के आईपीओ में पैसा लगाया था, पेटीएम है रिसेंट एग्जांपल, है ना, जोमेटो है, हाँ, पता है ना नरेंद्र आपको ये कंपनी का क्या हुआ था। पेटीएम का आईपीओ था 2150, खुलते ही कितने पे आया था, 1500। अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 1000 तक के, गया कितने नीचे तक के था, 700 तक। अब सोचो जो जिसने यहाँ पे पैसा लगाया है उसका तो आधा तो पैसा गया, 3/4 पैसा उड़ गया उसका। 2150 की चीज़ है, अपने हाथ, वो तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाए ना। वो क्या सोचता है कि यार लिस्ट हुई दूसरे दिन ही 1500 आ गए, नहीं यार ऊपर जाएंगे, पेटीएम करो पेटीएम करो, चल रहा है ऊपर जाएगा। तो पेटीएम करते करते नीचे आ गया, 1000 आ गया, 700 आ गया, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया। आया था वो ट्रेडिंग करने, आईपीओ में पैसे लगाया, लॉस ही लॉस देख रहा है। और
लॉस बुक करना कोई नहीं चाहता है, और जो लॉस बुक करना नहीं चाहता है वो बनता है इन्वेस्टर। वो आता है ट्रेडिंग करने, बनता है इन्वेस्टर। अब सोचो किसने पेटीएम में पैसे लगा, आईपीओ में पैसे नहीं लगाता था वो चीज़ उसको 700 में मिलती, अभी 1000 चल रही है, पैसा तो बनाया रहता ना। या फिर लेट से 1500 पे उसने सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगाया रहता, ठीक है, ट्रेड किया रहता, इन्वेस्ट किया रहता, वो चीज़ 1400 1450 आ रही है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस लेके निकल जाता था ना, बच तो जाता था, राइट। बचना इज़ इम्पोर्टेंट। ये जोमेटो, अरे ये जोमेटो से तो महंगे अपने इधर इंडिया में टोमेटो बिक रहे, ठीक है। तो क्या हो गया, हाँ ये सब तो पैसा बर्बाद कर दिया ये सब कंपनीज ने, कोई मतलब नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, तो मैं कुछ एकदम फेमस एग्जांपल्स दिया हूँ जो पैसा लेके बर्बाद किया है। इंडियन रेलवे नेक्स्ट बिग थिंग बोलते थे, ठीक है, मार्केट ने पछाड़ दिया उसको। तो ये समझा ना मैं क्यों बोल रहा हूँ नेवर एवर इन्वेस्ट और पुट योर मनी इन एन आईपीओ। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। हमने आईपीओ की तो बात कर दी, लेकिन अभी प्राइमरी मार्केट जो हम लोग बोल रहे हैं क्या है वो एक्चुअल में। प्राइमरी मार्केट, तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, है ना। स्टॉक एक्सचेंज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है इधर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आईपीओ। ओके, अब क्या होता है, अ कंपनी comes up with an IPO, which is also called as initial public offering, through primary markets. Okay, in this transaction is directly between issuer means जिसने आईपीओ लॉन्च किया, इश्यूअर कंपनी, ओके, एंड इन्वेस्टर। डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है इसमें इश्यूअर कंपनी का और इन्वेस्टर का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है ना, इन्वेस्टर। ओके, इसमें एक्सचेंजेस का कोई रोल नहीं रहता, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। दिस इज कॉल्ड, इसलिए उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ओके, लेट्स से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ ना, बॉलीवुड और इन स्टॉक एक्सचेंज, दोनों तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बॉलीवुड में जब भी कोई नया स्टार लॉन्च होता है ना, फॉर न्यू स्टार हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोड्यूसिंग और डेब्यू बोलते हैं ना, डेब्यू। और फॉर ये कहाँ के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सेम अपने इसमें क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट में इसको, जो न्यू स्टार है ना, न्यू स्टार बोले तो न्यू कंपनी, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, है ना, आईपीओ जो लॉन्च करती है। और फॉर ओल्ड स्टार, ठीक है, ओल्ड स्टार के लिए क्या बोलते हैं, स्टारिंग, आजकल नया वर्ड यूज़ किया उन्होंने। और क्या बोलते हैं उसको, स्टाइलिश स्टार, है ना, राइट। तो ये सब जो वर्ड है ना, तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट, स्टारिंग, सुपरस्टार रजनीकांत जो बोलते हैं ना हम लोग। तो जैसे लेट्स से डेब्यू में हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे हो गया, अभी नया हीरो तो मुझे पता नहीं है, टाइगर श्रॉफ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। टाइगर श्रॉफ की जब फर्स्ट पिक्चर आई थी, या कोई भी हीरो की फर्स्ट पिक्चर आएंगी, तो उसको ये बोलते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग और डेब्यू स्टार। और लेट्स से यहाँ पे लिख देते हैं अपने रजनीकांत। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट।
क्लियर है ना? हाँ तो ये बॉलीवुड के टर्म्स में भी हमने देख लिया। ओके, अब देखते हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या है। सेकेंडरी मार्केट, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज, है ना? टू फेमस स्टॉक एक्सचेंज कौन से, जो अभी हमने डिस्कस किया था? स्टॉक एक्सचेंजेस आर NSE एंड BSE। ओके, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है? यहाँ तक के डाउट नहीं है ना? कुछ भी नहीं ना? नहीं। ओके, एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ना? शिल्पा मैम, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? या ट्रांजैक्शन बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड अदर transaction between an investor and other investor with involvement of stock exchange। यहाँ पर एक इन्वेस्टर की दूसरे इन्वेस्टर के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है? अभी इन्वॉल्वमेंट मीन्स जो बाइंग एंड ट्रेडिंग ऑर्डर हम लोग प्लेस करते हैं ना, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट। अब ये चीज़, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्वेश्चन जो अराइज होता है कि हाउ शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, है ना? हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब उसके लिए ना हमको क्या चाहिए? यू नीड डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट चाहिए। अब डीमैट अकाउंट क्या है? नरेंद्र, आपको लिंक भेजा था, आपने ओपन कर लिया क्या? ये अभी नहीं किया मैंने, ओके, करता हूँ अभी। ठीक है, कर लेना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वी कीप शेयर्स इन डीमैट अकाउंट, ठीक है? अब मैं इसको एकदम सिंपल समझाता हूँ। जैसे हम लोग बैंक है ना, हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं, तो ये अकाउंट में हम लोग क्या रखते हैं? मनी, है ना? पैसा रखते हैं हम लोग, बराबर? तो सिमिलरली हम लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं। ये बैंक अकाउंट हो गया, ये हो गया डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट हम लोग खोलते हैं, ठीक है? डीमैट अकाउंट हम लोग खोलते हैं अपने शेयर्स रखने के लिए। तो जैसे बैंक अकाउंट हो गया पैसा रखने के लिए, डीमैट अकाउंट हो गया शेयर्स रखने के लिए, है ना? तो डीमैट अकाउंट को हम लोग सिंपल भाषा में गोडाउन भी बोलते हैं। गोडाउन, जहाँ पे हम लोग अलग अलग शेयर्स रख सकते हैं, है ना? जैसे हम लोग, ये बैंक अकाउंट है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग पर्सन से आए हुए पैसे रख सकते हैं और अलग अलग लोगों को पैसे वो दे भी सकते हैं, डिपेंड करते हैं, है ना? तो सिमिलरली ये गोडाउन में हम लोग अलग अलग कंपनी के शेयर्स रख सकते हैं एंड उसको बेच भी सकते हैं। ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, an account through which we can trade। अब ट्रेड करना बोले तो बाय करना एंड सेल करना। दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग हो, वहाँ पे 2 ही चीज़ होती है। कोई भी ट्रेडिंग हो, फिर वो लोहे वाला हो, फर्नीचर वाला हो, हर एक चीज़, दुकान वाला हो, किराना शॉप वाला हो, शॉपकीपर हो, कोई भी चीज़, ट्रेडिंग इज़ बाइंग एंड सेलिंग। तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए? बाय एंड सेल करने के लिए, ठीक है? बाय और सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। अभी ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग अलग अलग ब्रोकर्स में कर सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोलने जाते हो, वही अपना डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर ये खुलने के बाद हम जो भी बाय और सेल कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारे डीमैट अकाउंट में जमा होती है। ओके, एक नोट है सिंपल,
ट्रेडिंग अकाउंट, लेट्स से समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर रखता है तो डीमैट अकाउंट मंजिल, ठीक है। डीमैट अकाउंट मैंने बताया ना, उसको हम लोग गोडाउन भी बोलते हैं, ओके। अब हम लोग डीमैट अकाउंट कितने भी खोल सकते हैं, कितने भी खोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट है, हमारी जहाँ इच्छा है वही हम वहाँ खोल सकते हैं ना। हमको जैसे खोलना है एसबीआई में खोल दिए, ठीक है, पीएनबी में खोल दिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी बैंक हो गई, आईसीआईसीआई में खोल दिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खोल दिए। हम लोग बैंक अकाउंट कहीं भी खोल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग डीमैट अकाउंट कहीं पे भी खोल सकते हैं। जीरोदा में खोल सकते हैं, फायर्स में खोल सकते हैं, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग में खोल सकते हैं, एक्सेट्रा है ना। हम लोग कहीं मल्टीपल डीमैट अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक के तो क्लियर होगा पूरा। अब जैसे कि हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हमको जैसे ये आता है ना, मेल आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि इतने इतने पैसे डाले, हमको वो बोलते हैं पासबुक, वहाँ पे जनरेट होती है हर एक चीज़, है ना, डिटेल स्टेटमेंट आता है। तो उसी तरीके से शेयर्स के लिए भी आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, कि तुमने क्या लिया, क्या भाव था तुम्हारा, क्या बाइंग प्राइस थी, क्या प्राइस चल रही थी, तुमको शेयर्स कितने प्राइस में अलोकेट हुआ, क्या चीज़ हुआ। तो ये सब होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसको देखते हैं। इट इज़ लाइक अ रिसिप्ट, जैसे हमको बैंक देता है ना, रिसिप्ट आती है हमको मेल पे आती है ना, बाय सिमिलरली बाय ब्रोकर टू द इन्वेस्टर which gives various details इन्वेस्टर को ये कंपलसरी 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। शुड गेट कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स, कंपलसरी ये मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब ये T+2 क्या होता है ये देखते हैं हम लोग, है ना। हम लोग जैसे कोई शेयर लेते हैं तो हमको बोलता है कि T+2 डेज में ये शेयर्स हमको मिलेंगे, सेटल हो जाएंगे तुम्हारे सिस्टम में। अब T स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग, लेट्स से ट्रेडिंग, ओके। जैसे कि मैंने आज ट्रेड किया, आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2023। मैंने आज ट्रेड किया, मीन्स एक कंपनी का शेयर लिया, मैंने एबीसी कंपनी का मैंने शेयर लिया, एबीसी कंपनी का 29 को, ओके। तो ये हो गया 29 को मैंने ये शेयर लिया, मीन्स ये मेरा ट्रेडिंग डे हो गया। ये +2 सेटलमेंट डेज, मीन्स 30 एंड 31, ओके। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये ट्रेडिंग डे हो गया ना, +2 सेटलमेंट। तो ये शेयर्स अपने पास T+2 सेटलमेंट्स डे में अपने डीमैट में, मीन्स अपने गोडाउन में जमा हो जाएगा, ओके। इट इज़ कॉल्ड एज T+2। तो अभी हम लोग इस पर देखते हैं। इट्स अ सिस्टम वेयर द ट्रांजैक्शंस इज सेटल्ड, क्या बोल सकते हो उसको, आफ्टर 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द ट्रेड डे, ओके, फ्रॉम द ट्रेड डे बोल सकते हैं, और डेट, फ्रॉम ट्रेड डे और डेट, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यार हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उस पर जीएसटी लगती है क्या। बहुत लोगों को कन्फ्यूज, मैंने इतने शेयर लिया यार, मुझे इतनी जीएसटी लगेगी यार, मेरा ऐसा होगा यार, मैंने 1 शेयर लिया, मैंने 100 शेयर लिया, मुझे इतनी जीएसटी लगेगी, उतनी जीएसटी लगेगी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल एक बात ध्यान रखना है हमेशा के लिए, जीएसटी हमेशा सर्विसेज के ऊपर लगती है,
और यहाँ पे हम सर्विसेज किससे ले रहे हैं, ब्रोकर्स से, है ना, कोई भी ब्रोकर हो सकता है, ठीक है। जैसे जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, फायर्स हो गया, फाइव पैसा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, व्हाट्सएवर, कोई भी ब्रोकर हाउस हो, है ना। जीएसटी क्या लगती है, हमेशा सर्विसेज पे लगती है। तो ये ब्रोकरेज हो गया, ये ब्रोकरेज, ये सर्विसेज हो गई, और ये हो गई जीएसटी। तो जीएसटी कहाँ लगेगी, सर्विसेज पर। कितने शेयर्स लेते हैं उसका कोई लेना देना नहीं, है ना। जीएसटी लगेगी सर्विस, और सर्विस हम किससे ले रहे हैं, ब्रोकर से, ठीक है। इतना क्लियर है। ब्रोकर से हम सर्विस ले रहे हैं, जिसके लिए ब्रोकर हमको चार्ज करता है, वो सर्विस दे रहा है तो वो चार्ज करेगा। तो हमको जीएसटी भी किसके ऊपर लगेगी, हमारे सर्विसेज के ऊपर। सर्विस कौन दे रहा है, ब्रोकर दे रहा है ना। नो, जीएसटी इज अप्लीकेबल but on brokerage charge and not on the investors share price। समझा ना, ये पॉइंट समझा ना, जीएसटी कहाँ लगती है ये समझा ना। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज यहाँ पे एंड करेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। हमको लगता है कि यार बहुत छोटे छोटे लेवल के इन्वेस्टर होते होंगे या बहुत बड़े बड़े लेवल के इन्वेस्टर होते हैं, बट इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, है ना। तो एक होता है रिटेल, RII, विच स्टैंड्स फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये वो इन्वेस्टर है जिनकी कैपिटल लेस देन और इक्वल टू 2 लाख है ना। दूसरा आता है HNI, इसको हम लोग बोलते हैं हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। ये वो है जिनकी कैपिटल मोर देन 2 लाख है, जैसे कि ये वो हो सकते हैं दोज who invest in IPO for an amount greater than 2 lakh रुपीज़, ठीक है। तीसरा होता है DII। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ तीसरा होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये कौन होता है, जिनका कैपिटल बहुत बड़ा होता है, मीन्स इमेजिनेशन के बाहर, जो लोग 100-200 करोड़ इधर उधर करते हैं दिन के, फॉर अ डे, जैसे कि LIC, म्यूचुअल फंड्स। जब हम लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं ना, वो पैसा कहाँ जाता है, शेयर मार्केट में जाता है। ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड एक हाउस होता है, लेट्स से इसके पास 1000 करोड़ है। ये 1000 करोड़ किसके पास से है, हमारे जैसे लोगों के पास से है, नरेंद्र के पास से है, शिल्पा के पास से है, पिंकी के पास से है, और किसी के पास से है, सचिन के पास से है। तो 1000 करोड़ लेट्स से इनके पास आए, इनके ज़रिए, ओके। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये पैसे को मैनेज करना। ये डिफरेंट जगह पैसे डालेंगे, रिलायंस में डाल देंगे, ठीक है, और कोई ग्रुप में डाल देंगे, TCS में डाल देंगे, इन्फोसिस में डाल देंगे, और कोई दूसरे फंड हाउस में डाल देंगे, ठीक है, एक आधे मिड कैप हाउस में डाल देंगे। तो ये लोग ये पैसे मैनेज करते हैं दिन भर। तो मैं बोल रहा हूँ ना, 1000 लेट से इनके पास 1000 करोड़ है, तो इसमें से ये 100-200 करोड़ इधर उधर दिन के मैनेज करते हैं, दिन के। थर्ड होते हैं FII, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज FPI। अब इसका मीनिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जहाँ पे फॉरेन की फंडिंग आती है ना।
फॉरेन की फंडिंग्स आती हैं, ये ऐसी चीज़ होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में ना पूरे देश से पैसा आता है, हर जगह से। लेट्स से LIC है, LIC हमारे लिए डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, बट LIC या दूसरे जगह पर अगर फॉरेन में पैसा डाल रही है, अगर लेट्स से एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, अगर LIC है, LIC इंडिया के लिए DII है ना, बट ये सेम फॉरेन के लिए लेट्स से US के लिए ये FII है ना। इंडिया में पैसा लगा रही है तो DII, बाहर पैसा लगा रही है तो FII, एंड सेम। अब ये बाहर के भी पैसे आते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, क्या करते हैं वो लोग? 1000 करोड़ 500 करोड़ पंप करते हैं मार्केट में, पंप करेंगे, मार्केट को एकदम उठा देंगे, यहाँ बहुत बाइंग करेंगे, 500 करोड़, फिर और 200 करोड़ डालेंगे, फिर और 300 करोड़ डालेंगे, मार्केट को ऊपर उठा देंगे। जैसे फिर हम लोग तो बोल रहे हैं अरे मार्केट ऊपर गया, बढ़ाना लेवानो, घटाना बेचानो, जैसे हमारा चालू होता है, हम लोग भी पैसे लगाना चालू करते, खट से यहाँ पे एग्जिट करके चले जाते। इनका काम 10 मिनट में ख़त्म, बोलते पिक्चर ख़त्म, हम लोग फंसे रह जाते। ये लोग 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बस पैसा डालेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, बोलेंगे चलो इंडिया क्या हुई क्या अभी, ठीक है, शाम को कौन सा मार्केट खुल रहा, ताइवान खुल रहा क्या, चाइना खुल रहा, जापान खुल रहा, ठीक है चलो चलते, जर्मनी चल रहा, जर्मनी में चलते, चलो। इनका काम वही है, दिन भर इनका काम यही रहता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका दिन भर का यही काम है, इसी तरीके से पैसा आता है। और इनके हर जगह कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट के बिना काम नहीं होता। इनके हर एक देश की खबर सबसे पहले आती है। कोरोना की खबर इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बाद में आई, बट स्टॉक मार्केट ने पहले ही दिखा दिया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है। मेरे को ये चीज़ जब ध्यान मीन्स याद दिलाना, जब हम लोग चार्ट रीडिंग करेंगे ना, तो तब याद दिलाना कि कोरोना का जो मैंने ये एग्जांपल अभी बोला है, मेरे को याद दिलाना कि इसको इस पर दिखाओ, चार्ट पर दिखाओ। कोरोना में आई थिंक हमारा लॉकडाउन लगा था 20 मार्च को लगा था, है ना, हाँ 20 या 21 मार्च को लगा था। हमको चार्ट देखना है जनवरी का, फेब्रुवरी एंड का। मार्केट पहले ही गिर चुका था, और स्टॉक मार्केट की जब खबर आई, इसकी खबर आई, कोरोना की खबर आई, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा। रोज़ खबर आ रही कि लोग मर रहे हैं, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। क्या होता है, जिनको पहले से हर चीज़ पता होती है ना, वो लोग पहले से ही अपना पैसा लगाना चालू कर देते। उन्होंने यहाँ पे सेल किया, उन्होंने क्या किया, लेट्स से 18,000 पर सेल किया, एक एग्जांपल, प्रॉफिट बुक किया 15,000 पर, यहाँ बाय किया, ठीक है, बहुत महंगे में बेचा, बहुत सस्ते में ख़रीदा, 4,000 पॉइंट ले लिया, लेट्स से 4,000 पॉइंट, पॉइंट में शेयर मार्केट में पॉइंट को पैसा बोलते हैं ना, 4,000 पॉइंट में 4,000 रुपये ले लिए। अब किसी ने ये 4,000 पॉइंट लेने के लिए अगर लेट्स से 10,000 करोड़ लगाए, इससे ज़्यादा लगाते, मैं तो कम बोल रहा हूँ, 10,000 करोड़ इंटू 400 करोड़, 2-3 दिन में इतना लेके बैठ गया। दिस इज़ हाउ इट वर्क, इसी तरीके से काम होता है, ठीक है। हम लोग एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, इसके बाद ख़त्म करते हैं, कि एंड करें आज इधर ही, ओवरडोज हो जाएगा नहीं तो। डिपॉजिटरीज देख लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं ना। डिपॉजिटरीज, अभी डिपॉजिटरीज क्या होते हैं? वर्क ऑफ डिपॉजिटरीज इज टू कन्वर्ट the physical shares into डीमैट शेयर। अभी डिपॉजिटर्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, NSDL और CDSL, ठीक है, CDSL। अब लेट्स से ये हमारा ब्रोकर है,
ब्रोकर मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, और ये NSDL है और ये CDSL है। ये क्या देते हैं, वर्क ऑफ डिपॉजिटरी इज टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर इनटू डीमैट शेयर है ना। तो हम ये इन्वेस्टर है, यहाँ पे इन्वेस्टर अब उसको कोई शेयर्स लेना है तो ब्रोकर के पास जाएगा। अब ब्रोकर की इच्छा है कि उसको CDSL के साथ जाना है, NSDL के साथ जाएगा। ये ब्रोकर के पास जाएगा इन्वेस्टर, ब्रोकर थ्रू NSDL CDSL, तो ब्रोकर के पास दोनों रास्ते रहते हैं। कोई ब्रोकर का टाइप NSDL के साथ होता है, कोई ब्रोकर का टाइप CDSL के साथ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। दिस इज कॉल्ड एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इसको डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं, DP। ये जो मैंने ड्राइंग बताई, इट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इन्वेस्टर कैन गो टू द ब्रोकर who is linked with an CDSL, or investor can go to the broker who has an tie-up with an NSDL. Depends upon broker to broker. ठीक है, तो कैसा लगा, कोई डाउट है? शिल्पा मैम? नाही, डाऊट तर नाही आहे. हाँ हाँ बट मला आणखी एक दोन वेळा म्हणजे हे करावं लागेल. मी मध्ये मध्ये थोडी डिस्टर्ब झाली होती. हाँ हाँ चालेल चालेल, हे तर मला रेकॉर्डिंग पाठवशील? हो हो हो. आणि आज जे मी सांगितलं काही तर असं वाटलं असेल ना, रिलेट होत असेल की हां यार ये इजी है यार, ये तो बहुत हा इजी है, हा, हम असं तर रिलेट हो. वाटलं होतं. हाँ है ना, क्योंकि एकदम एकदम लेमन टर्म्स मध्ये आहे ना. स्टॉक हम्म, मार्केट हम्म. काय आहे, स्टॉक मार्केट काम कसं हो करते, हो, तेवढं तर कळलं. हा. मग स्टॉक काय आहे, मग हम्म, स्टॉकचे टाइप्स काय आहे, टाइप्स ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट काय आहे, प्रायमरी मार्केट काय आहे, सेकंडरी मार्केट काय आहे, का बरं हम्म, IPO मध्ये कधीच पैसे नाही लावायचे, मग प्रायमरी मार्केटला काय म्हणतं जे बॉलिवूड टर्म्समध्ये आपण ऐकलं, मग सेकंडरी हम्म. मार्केटला काय म्हणतं, मग हा. हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग है ना, डीमैट अकाउंट मीन्स क्या, ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या रहता है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा तो ध्यान में आया ही होगा, बाकी तो मैं हुई। नरेंद्र समझा ना? ओ अब आप तो पुराने खिलाड़ी हो, लेकिन आप बताओ इतना डिटेल में कोई समझा था कि इतना बेसिक से, नहीं समझा। है ना, डायरेक्ट बोलता है देखो ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, चलो चार्ट पे इधर से लाइन ड्रॉ करो, उधर से ऐसा करो, ये देखो ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये शेयर नीचे जा रहा है। अरे भाई शेयर क्या है वो तो बता दे, बाकी बात बाद में, स्टॉक क्या रहता है वो तो बता भाई, इन्वेस्टमेंट कैसी करना वो तो बता, ट्रेडिंग कैसी करना। लोगों को यही नहीं पता रहता कि डीमैट अकाउंट क्या है, खोल के तो सब बैठे, ये मार्केट सबका है ब्रोस, बस। तो इसलिए एकदम बेसिक से जा रहे है ना नरेंद्र, आपको पता है कि इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ा था, अपन इसलिए बोल रहे हैं कोर्स ख़त्म करने की घाई नहीं है, एक महीना, सिर्फ एक महीना नहीं करना है अपन को, अपन चलने देंगे इसको। हाँ ये कोर्स अपन एक महीने में ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो अपना डाउट सेशन रहेगा उसके लिए अपन हमेशा रहेंगे। हम इसकी बात कर रहे थे, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर में, कुछ दिनों में बात करेंगे। ठीक है, तो नरेंद्र कर मिलते हैं अपन यही टाइम पर। ठीक है। ओके चलो बाय, गुड नाइट। ठीक आहे.